iPhone 17 Pro वर्सेस Samsung S24 Ultra दोनों का कैमरा टेस्ट करेंगे। और अगर आपको लग रहा हो कि Samsung S24 क्यों S25 Ultra से करो, तो दो रीजंस है। पहली बात, मेरे पास वो है नहीं, और दूसरा यार अगर आपके पास S25 Ultra होगा तो आप 17 Pro पे स्विच तो करोगे नहीं। और अगर आप दोनों में कंफ्यूज हो कि नया ही फोन लेना कि 17 Pro ले या फिर 25 Ultra ले, तो उसके लिए और काफी सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। लेकिन हम S24 वर्सेस 17 Pro का कंपैरिजन करेंगे कैमरा टेस्ट, और ये वीडियो हम बना रहे हैं DJI Osmo Pocket 3 से। 40-50 हजार का ये भी आपको मिल जाता है। तो अगर इसके साथ भी कंपैरिजन देखना तो कमेंट कर देना। सबसे पहले बात करते हैं iPhone 17 Pro के कैमरास की। तीनों कैमरा इस बार 48 मेगापिक्सल के हैं। एक है 1x, एक 0.5x और एक जो है 4x का ऑप्टिकल हमें कैमरा मिलता है टेलीफोटो वाला, जो पिछली बार 5x था। वहीं Samsung S24 Ultra में हमें 4 कैमरास मिलते हैं मेन, एक 1x, एक अल्ट्रा वाइड, एक 3x टेलीफोटो और एक 5x टेलीफोटो। और यहाँ पर हमें मेन कैमरा मिलता है 200 मेगापिक्सल का, टेलीफोटो है 50 मेगापिक्सल का। तो दोनों का कंपैरिजन हम पहले करते हैं फ्रंट कैमरा टेस्ट। ओके, तो इस समय आप देख रहे हैं दोनों फ़ोनों का फ्रंट कैमरा, जहाँ पे iPhone 17 Pro का हमें मिलता है 18 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, वो भी सेंटर स्टेज ऑप्शन के साथ, तो वो काफ़ी अच्छा है। वहीं पे सैमसंग का जो कैमरा है वो है करीब 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और ये दोनों ही कैमरास देखा जाए तो काफ़ी अच्छे हैं। कलर्स की बात करें तो सैमसंग की जो डिस्प्ले है वो 3000 निट्स तक जाती है, जो धूप में इस समय देखने में भी मुझे काफ़ी इजी हो रहा है। सैमसंग वाले में थोड़ा सा कम ब्राइटनेस सी महसूस होती है, स्पेशली जब आप तेज़ धूप में निकलते हो। और क्लैरिटी की बात करें तो यहाँ पे दोनों फ़ोन्स हाईलाइट्स आपको अच्छे से, पीछे आसमान नज़र आ रहा है, सारा कुछ हरे पौधे नज़र आ रहे हैं, पेड़ नज़र आ रहे हैं। और अब धूप के अगेंस्ट में अगर आप चेहरा देखोगे तो इस तरीके से दोनों में कंपैरिजन आप देख सकते हो। और जो माइक है, माइक मैंने कैमरा पे लगा रखा है, तो इस समय जो साउंड है आप दोनों फ़ोन्स का सुन पा रहे हो। आप ऑडियो का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे कलर्स आपको मिलते हैं, कैसी आवाज़ आपको मिलती है दोनों के फ्रंट कैमरा में 4K 30 FPS के अंदर। अब दोनों चालू फ्रंट कैमरा की स्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे अब, ठीक है ना। अब ये भागता हुआ जाएगा, भागता हुआ आएगा, देख लो। अब जा भाई भाग। तू है भाग भाग मिलखा। तो ठीक है, इस समय दोनों फ़ोन्स के मेन कैमरास आपको नज़र आ रहे हैं 4K 30 FPS के अंदर। एक है iPhone 17 Pro और दूसरा है S24 Ultra। इस समय मैं छाँव में खड़ा हूँ, लेकिन पीछे धूप भी है, तो ये सबसे डिफ़िकल्ट सीन होता है बेसिकली एक फ़ोन को अच्छे से एक्सपोज करने के लिए, क्योंकि पीछे की हाईलाइट्स वो गायब हो जाती हैं। अब अगर मैं यहाँ से धूप के अगेंस्ट में पीछे की तरफ जाऊँ तो कैमरामैन पीछे पीछे आता रहे, तो यहाँ पर मैं धूप के बिल्कुल बैक में हूँ, तो ये जो सीन है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक एक्सपोज करना। अगर आपको किसी भी फ़ोन में हाईलाइट्स नज़र आ रही है तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको दे रहा होगा। बाकी दोनों के कलर्स कैसे लगते हैं वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम धूप के सामने की तरफ हो जाएंगे, तो ये जो सीन होता है सबसे इजी होता है और सबसे अच्छा लगता है देखने में। आपको सबसे बेटर कौन सा लग रहा है वो आप बता सकते हैं, और अगर आपको Pocket 3 इनमें से अच्छा लग रहा है तो आप वो भी बता सकते हैं। सैमसंग में सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि यहाँ पर ये भी है कि आपको 8K का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8K के अंदर शूट कर सकते हैं सैमसंग में 8K 30 FPS तक। वहीं आईफोन में 4K 60 और 120 FPS तक शूट कर सकते हैं। अब 120 FPS का ऑप्शन देखो आपको आईफोन में सामने सामने मिल जाता है, लेकिन एंड्रॉइड में 4K 60 मिलता है आपको। 4K 120 करने के लिए आपको प्रो वीडियो मोड पे जाना पड़ता है। प्रो मोड में आपको 4K 120 ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन आईफोन में आपको मेन कैमरा में ही 4K 120 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोनों फोन इस समय आप देख रहे हैं 4K 60 FPS में। स्टेबिलिटी टेस्ट आप देख सकते हैं, मैं सिंपल चल रहा हूँ और काफी ज्यादा ना शेक मेरे हाथों से आता है वीडियो अगर चलते हुए हम बनाए इस तरीके से। तो दोनों की स्टेबिलिटी चेक भी आपको हो जाएगी। अब यहाँ से तो आगे आगे चल। अब यहाँ से अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो देखो 4K 60 FPS में है। दोनों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना स्टेबल हो सके उतना रखूँ, लेकिन काफ़ी शेक यहाँ पे फिर भी देखने को मिलता है। दोनों के 4K 60 FPS में अगर मेन कैमरा से क्वालिटी देखें बिना जूम करें तो यहाँ पर दोनों ही काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। हालांकि सैमसंग थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा दे रहा है, जिस वजह से वो शार्प ज़्यादा लग रहा है, ओवर शार्प जैसे प्रोसेसिंग होती है वो लग रही है। आईफोन में थोड़े से नेचुरल कलर्स हमें ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं, सॉफ्ट इमेज थोड़ी सी मिल रही है, जो सिनेमैटिक वीडियोस के लिए थोड़ी सी अच्छी रहती है। अब दोनों फ़ोन के बैक कैमरास का जूम टेस्ट भी करेंगे। आईफोन में हमें मिलता है 4x तक ऑप्टिकल जूम, 8x का भी ऑप्शन देते हैं। क्लेम करती है कंपनी कि वो लॉसलेस है, लेकिन वो बेसिकली एक डिजिटल जूम ही है। वहीं पर सैमसंग की तरफ से हमें 5x का ऑप्टिकल जूम मिलता है। ऑलमोस्ट सिमिलर जूम है वो। अब देख लेते हैं कि कौन सा बेटर है। 4K 60 FPS में सैमसंग S24 Ultra का जूम टेस्ट करेंगे। पहले 2x, ये 3x, देखो 3x में शिफ्ट हो गया मेन दूसरे लेंस पे, और अब सीधा 5x।
यहाँ से आपको ऑप्शन मिलते हैं 5x के बाद 10x का भी ऑप्शन मिलता है और 20x तक भी आप जा सकते हैं, जिसके अंदर मैंने ट्राइपॉड का सहारा ले रखा है वीडियो बनाने के लिए, तो शेक थोड़ा सा कम ही हमें मिलेगा और जो क्लैरिटी है वो आप देख सकते हैं कैसी आ रही है। अगर मैं फोकस करूँ तो हाइलाइट्स थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि ओवर एक्सपोज हो रखी हैं, लेकिन काफ़ी सही यहाँ पे फिर भी लग रहा है। शेक वीडियो में मुझे अभी भी लग रहा है कि थोड़ा सा है काफ़ी हद तक। अब iPhone 17 Pro का यहाँ पे जूम टेस्ट करते हैं। अभी 1x पे है, ये है 2x, अब 4x। यहाँ पे आपको 3x का ऑप्शन नहीं मिलता, 5x का नहीं मिलता और सीधा 8x की ये है। ओबियसली जूम के मामले में सैमसंग काफ़ी आगे है इस टाइम भी आईफोन से, लेकिन क्लैरिटी लगभग दोनों में सेम ही है। अगर हम यहाँ से चाहे तो एक्स्ट्रा जूम कर सकते हो 24x तक। इसको भी अगर हम 20 करें, ये ऑलमोस्ट 20x है। और यहाँ पर जो ओबियसली सैमसंग में हाइलाइट्स ओवर एक्सपोज थी, आईफोन में वो ऐसा मुझे नहीं देखने को लग रहा। तो जो एक्सपोज की बात करें यानी कि हाइलाइट्स की बात करें तो आईफोन में ज़्यादा वो प्रिजर्व है, तो ये थोड़ा सा बेटर मुझे लग रहा है। बट जूम अगर आपको चाहिए तो आपको सैमसंग की तरफ ही जाना पड़ेगा। दोनों के वाइड एंगल की बात करें तो यहाँ पर देखो दोनों ही काफ़ी सही हैं, ऑलमोस्ट सेम ही रेंज मुझे लग रही है। अगर आपको एक ज़्यादा वाइड लग रहा है तो आप वो बता सकते हैं कौन सा है। पर्सनली मुझे ऐसा कुछ खास फ़र्क नहीं लग रहा है, लेकिन हाइलाइट्स में सैमसंग ने हाइलाइट्स को प्रिजर्व किया हुआ है ज़्यादा बेटर। यहाँ पे मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि आईफोन में वाइट लग रहा है आपको आसमान और सैमसंग में ब्लू है। वो मे भी पोस्ट प्रोसेसिंग की वजह से हो रहा हो, लेकिन हाँ यहाँ पर देखो हाइलाइट्स जो हैं सैमसंग में काफ़ी बेटर है। अब धूप के सामने इसका शूट करें तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आईफोन कैसे वो फ्लेयर निकाल रहा है, जैसे यहाँ पर सैमसंग में और आईफोन में दोनों में फ्लेयर्स का डिफरेंस देखो। धूप की तरफ कैमरा करते हैं तो दोनों की फ्लेयर्स जो हैं थोड़ी सी अलग अलग है। आईफोन में हमें लेंस फ्लेयर देखने को मिलती है अलग और सैमसंग में थोड़ी सी अलग। अब दोनों फ़ोन्स के कैमरा के फीचर्स की बात करें तो देखो सैमसंग यहाँ पे क्लियर विनर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं वो सारे आपको सामने ही देखने को मिल जाते हैं। 4K से आपको 8K पे जाना है या 720, जिसमें भी शिफ्ट करना है वो भी इजी है। साथ साथ में आपको सारे ऑप्शन जो एक्सपोजर के होते हैं, ब्राइटनेस के होते हैं, वो सारा कुछ आपको वहीं मिल जाता है। जबकि सैमसंग में पहले आपको ऐप बंद करके कैमरा के लिए अलग से सेटिंग में जाओ, वहाँ पे कैमरा सेलेक्ट करो, फिर वहाँ से ऑप्शन सारे सेट करने पड़ते हैं आपको। तो उस मामले में आईफोन थोड़ा सा पीछे मुझे लगता है, स्पेशली अगर हम वीडियोस की बात करें। फोटोज़ के लिए तो एक्शन बटन यहाँ पे है जिसको आप सेट कर सकते हो। वीडियोस में ना आधे से ज़्यादा फीचर इसके काम ही नहीं करते हैं। दोनों फ़ोन के अल्ट्रा वाइड यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से 4K 60 में है। आईफोन में 0.5x पे है और सैमसंग में 0.6x में। तो आईफोन थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाइड आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन दोनों में किस तरीके से कलर्स में डिफरेंस आता है। अगर मैं पास आ जाऊँ तो कितना मैं पास आ सकता हूँ दोनों में, और दूर जाऊँ तो कितना दूर में यहाँ पे आपको सही लग रहा है। और अब छाँव से धूप में जाएं तो कैसे हम लगेंगे धूप के अगेंस्ट में आके, क्योंकि अल्ट्रा वाइड में आपको एक्शन मोड भी मिलता है, ताकि अगर आप भागते हुए फुल स्पीड में भागते हुए वीडियोस बनाना चाहते हो तो एक्शन मोड भी आप इनेबल करके फुल स्टेबिलिटी वाले शॉट्स ले सकते हो। अब उसकी तरफ हम चलते हैं। दोनों में ही 1x का भी ऑप्शन आपको मिलता है सुपर स्टेडी में, और 2x तक सैमसंग में है, और 8x में भी सुपर स्टेडी का ऑप्शन आपको मिलता है आईफोन में, जो कि मच बेटर है। सैमसंग में हमें सिर्फ 2x का ऑप्शन देखने को मिलता है एक्शन मोड के अंदर, वहीं पे आईफोन में हम 8x तक जा सकते हैं। तो आईफोन डेफिनेटली एक क्लियर विनर मिलेगा, लेकिन क्वालिटी भी देख लेते हैं अब 1x में कैसी आती है। स्टेबिलिटी में मुझे लग रहा है कि सैमसंग थोड़ा सा पीछे हार जाएगा, प्लस इसके अंदर सिर्फ 1x या अल्ट्रा वाइड में आप शूट कर सकते हो। अब आईफोन का जो बेस्ट फीचर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है 8x में भी एक्शन मोड, तो वो भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। एक चीज़ मैंने अब नोटिस करी कि आईफोन जो है एक्शन मोड में 2.8K में वीडियोस बनाता है, लेकिन वो भी ठीक है यार, 2.8K में बना रहा है। सैमसंग वहाँ पे 4K में बना रहा था 1x में, यहाँ पे हम 2.8K में 4x 8x में बना सकते हैं। तो मैं हमेशा इसको चूज़ करूँगा ओवर कि 4K चाहिए हमें। जाओ एक बार दोबारा दिखाता हूँ मैं इसका सैंपल आपको 4x का। अब इसको 8x कर देते हैं हम, यहाँ से वीडियो चालू करते हैं। देखो कैमरा का, हाँ ये रहा, इसको यहाँ से सेट करते हैं। अब चलते हैं, देखो शेक देखना इस समय कितना शेक आएगा।
अरे बाप रे, इसको फ्रेम में रखना भी मुश्किल है अगर हम चलते हुए देखें ऐसे तो। मैं यहाँ से अगर देखूँ, बहुत ही ज़्यादा शेक के साथ वीडियो यहाँ पे आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार आईफोन फिर से वो अपना जादू दिखाएगा। आओ देखते हैं इसका रिज़ल्ट। अब ये 4x में एक्शन मोड के साथ यहाँ पे हम शूट कर रहे हैं आईफोन में, और तो काफ़ी ज़्यादा वैसे तो शेक आ रहा है अभी वीडियो जो मैं देख रहा हूँ, लेकिन रिज़ल्ट में कैसा लग रहा है वो मुझे अभी नहीं पता। काफ़ी जूम इन होता है ये, तो देखते हैं। होपफुली बहुत ही बढ़िया लगना चाहिए। मैंने देखा तो है दूसरों की वीडियोस में, अब देखते हैं कैसा लग रहा है। भाई मैंने अभी ये वीडियो भी आईफोन के फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ, और जो मैंने 4x में एक्शन मोड चेक किया है ना, मेरे मतलब दिमाग हिल चुका है मेरा। आपको वो चीज़ नज़र नहीं आई होगी कि कितना शेक आ रहा था उस वीडियो में, लेकिन जितना वो शेक आ रहा था ना, और जो रिज़ल्ट मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी मुझे नहीं लगता किसी भी और फ़ोन के कैमरा में इतने जूम के साथ आपको देखने को मिलेगी। मैं लिटरली थोड़ा सा हैरान हो रहा हूँ इस चीज़ को देख के कि एक फ़ोन के अंदर इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, वो भी इतने जूम के साथ। कुछ तो बात है भाई, यहाँ पे आईफोन बाजी मार गया। अभी इसने वही मेरा एक्शन मोड में 4x में शूट किया है, ये देखो ये भी। लेकिन मेरा हाथ बहुत ज़्यादा हिलता है, और जब मैं कैमरा चला रहा था तब ये बिल्कुल ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो रहा था। इसका मुंह भी कई बार कट जा रहा था मेरे से, लेकिन अभी इसमें जो स्टेबिलिटी है, शॉट देख के हिल गया बेचारा। मेरे को लग ही नहीं रहा मैंने अब अपने हाथ से शॉट लिया। ये तो सिनेमेटोग्राफर बन गया। भाई आपको कुछ हो ना हो, लेकिन अगर आप टेलीफोटो वीडियोस बनाने के शौकीन हो ना, आँख बंद करके ये फीचर देख के ही मैंने कह दिया कि आईफोन ले लो, आईफोन 17 ले लो भाई। इससे बढ़िया मैंने अभी तक नहीं देखा किसी भी फ़ोन का। फिर से बोल रहा हूँ, 2.8K मैं हमेशा चूज़ कर लूँगा, 4K की मुझे ऐसी कोई वो नहीं है। 2.8K में अगर 4x 8x में इतनी स्टेबिलिटी मिलती है, तो इससे बेटर फीचर कोई नहीं हो सकता। आँख बंद करके ले लो। अब ये जो फुटेज आप इस समय देख रहे हैं, ये है 8K 30 FPS में सैमसंग के मोबाइल से, जो मैंने ट्राईपॉड पे लगा रखा है। तो अगर आप एक्स्ट्रा गिम्बल यूज़ करते हो तो क्लैरिटी आप देख सकते हो कि 8K 30 में कितनी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। अभी दोनों फ़ोन्स के हम लोग वीडियो मोड शूट करेंगे, लेकिन आईफोन की एक जो चीज़ है मैं बता दूं, 256 GB का है ये, इसमें अभी 200 से ज़्यादा GB खाली पड़ी है। लेकिन जैसे ही मैंने इसका प्रोरेस लोग मोड चालू किया, यहाँ पे दिखा रहा है सिर्फ मैं 32 मिनट की वीडियो बना सकता हूँ 200 GB में। तो इसके लिए SSD तो चाहिए ही चाहिए होगी। वहीं पे सैमसंग में ऐसा नहीं है। सैमसंग के अंदर हम लोग के अंदर जितना स्पेस है उसके हिसाब से हम बहुत ज़्यादा वीडियो बना सकते हैं। अब डिटेल्स में कितना फ़र्क होगा, मैं वो 30-30 सेकेंड की वीडियोस बना के रख लेता हूँ और आप देख लेना और आप बताना कि डिटेल्स में किस में ज़्यादा फ़र्क है। अभी दोनों के लोग मोड चालू है यहाँ पे 4K 30 FPS में 1x के अंदर। दोनों के अंदर ही हम यहाँ पे अल्ट्रा वाइड में भी जा सकते हैं और साथ में 2x कर देते हैं अब, और यहाँ से 4x और ये 3x, ये 5x। सैमसंग में और आईफोन में दोनों में इस समय आप देख सकते हैं, ये 5x के अंदर यहाँ पे चल रही है और ये 4x के अंदर चल रही है वीडियो लोग मोड के अंदर। तो कलर्स अब इसके अंदर हम डालेंगे और आप देख लेना कि किसके कलर्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं।
दोनों के अंदर हमने 1 मिनट 1 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करी है, जहाँ पे आईफोन के अंदर वो 1 मिनट 1 सेकंड की वीडियो आप गेस करो कितने की होगी। सैमसंग के अंदर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ 783 MB की ये वीडियो है। रेजोल्यूशन दोनों का बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। वहीं पे आईफोन के अंदर वो वीडियो 5.4 GB की है, 5.5 GB की 1 मिनट की वीडियो। 5.5 GB की 1 मिनट की वीडियो है, तो आप बेसिकली अगर इसके अंदर सारी एप्लीकेशंस वगैरह डाल दोगे तो आप एक लॉग वीडियो शूट नहीं कर पाओगे बिना SSD के। सैमसंग के फ़ोन का एक जो अल्टीमेट फीचर है जो शायद से लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है ये S Pen। अगर आप एक सोलो क्रिएटर हो तो आप सिर्फ इसकी मदद से होगी वीडियो चालू, इस तरीके से वीडियोस चालू कर सकते हो कहीं पे भी खड़े होके। और इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी इसमें फीचर है। जूम हुआ, हो रहा है। कितना हो गया? 1.4 1.6 ऐसे 2.2 बढ़ रहा है। और इस तरीके से आप फ्रंट कैमरा भी ऑन कर सकते हो। हुआ ऑन, फ्रंट कैमरा हो गया। इस तरीके से वापस से बैक कैमरा ऑन कर सकते हो। हुआ ना बैक। तो सोलो क्रिएटर होने के नाते आप इस पेन का बहुत फ़ायदा उठा सकते हो, जो फीचर आईफोन में नहीं है। आई थिंक आईफोन के एक्शन कैमरा वाला जो फीचर है उसके बराबर की टक्कर का ये फीचर है। आईफोन में ये चीज़ नहीं मिलने वाली, तो सैमसंग दोनों तरफ पलड़ा भारी हो जाता है। अब देखते हैं कि जीत किसकी होती है। मैक्रो मोड में अगर 1x में देखें तो 1x में आईफोन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये अपने आप समझ जाता है कि हाँ मैक्रो मोड पे जाना चाह रहे हैं वहीं पे। लेकिन अगर हम अल्ट्रा वाइड में देखते हैं तो वहाँ पे सैमसंग की क्लैरिटी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगी। यहाँ पे हमने चीटियों को थोड़ा सा हरास करके देखा कि हाँ किसके पास ज़्यादा जूम कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आईफोन से बेटर मुझे लगा। सैमसंग ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमें दे रहे हैं, बट 1x में आईफोन थोड़ा सा बेटर है। और जो शिफ्टनेस है कि कितना जल्दी फोकस वो कर रहा है, कितना आराम से कर रहा है, उसमें आईफोन थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। मे बी वो लाइडर सेंसर की वजह से, बट जो भी है आईफोन 1x में बेटर है अल्ट्रा वाइड में। और हाँ, आईफोन के अंदर आप 4x के अंदर भी मैक्रो मोड में शूट कर सकते हो, तो थोड़ा दूर से भी आप अच्छी वीडियोस बना पाओगे। सैमसंग के अंदर वो ऑप्शन आपको नहीं मिलता। अब देखो, सैमसंग और आईफोन में से अगर आपको कोई भी एक नया फ़ोन लेना है और आप सोच रहे हो कि कौन सा फ़ोन इनमें से बेटर रहेगा, या S25 अल्ट्रा के साथ कंपैरिजन आप कर रहे हो, तो मेन चीज़ आ जाती है आपके इकोसिस्टम पर। मेरे पास मैकबुक है, तो एयर ड्रॉप जो है आईफोन का वो काफ़ी अच्छा काम करता है। सैमसंग का भी मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो पड़ जाता है एयर ड्रॉप के मुकाबले। और वहीं पर वीडियोस का साइज़ की बात करें तो सैमसंग काफ़ी कम साइज़ में हमें सेम क्वालिटी भी दे देता है। तो दोनों तरफ आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या चीज़ मैनेज कर सकते हो। मेरे लिए मैं अभी भी एंड्रॉयड को ही चूज़ करूँगा, चाहे वो एक्शन कैमरा मुझे कितना भी पसंद आ गया हो। लेकिन एंड्रॉयड के साथ मेरा जो इकोसिस्टम बनता है और जो एप्लीकेशंस मुझे चलानी होती है वो कैपकट वाली समझ रहे हो ना, वो चीज़ें चलानी थोड़ी सी ईजी रहती है इन एंड्रॉयड। तो अगर आपको आईफोन में मज़ा आ जाता है कि कोई भी आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस नहीं चलानी, तो आप आईफोन की तरफ जा सकते हो। बट मेरे लिए सैमसंग अभी भी थोड़ा सा आगे है। दोनों फ़ोन का ऑडियो टेस्ट कर लेते हैं। मैं करीब इस समय 10 से 12 फुट की दूरी पर हूँ। फ़ोन के पीछे ही हाईवे है और मेरे पीछे यहाँ पे पार्क है, जिसके पीछे ट्रेन जाती हैं। तो मतलब पार्क में नहीं, पार्क के पीछे रेलवे में ट्रेन जाती है। अब दोनों फ़ोन्स के फीचर्स इनेबल है, जूम करके देखते हैं कैसी आवाज़ है। अब सैमसंग का तो मैंने काफ़ी लंबे टाइम से टेस्ट किया हुआ है। मुझे पता है कि 5x के अंदर ये जूम भी कर देता है ऑडियो का। तो बेसिकली इस समय मेरी ऑडियो ज़्यादा आ रही होगी आपको पहले के मुकाबले। वहीं पे आईफोन के अंदर कैसी ऑडियो आपको लग रही है वो आप बता सकते हैं। इस मामले में आई थिंक मैंने जो थोड़ा बहुत मुझे टेस्ट किया था अभी तक, मेरे को उसमें सैमसंग काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखते हुए मिला। बट आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में किसकी आवाज़ दूर से ज़्यादा अच्छी रिकॉर्ड करते हैं।
ऑब्वियसली अगर आप वायरलेस माइक यूज़ करते हो तो दोनों में से कोई फ़र्क नहीं रहेगा, फिर आप माइक से रिकॉर्ड कर सकते हो। बट ऐसे किस तरीके की आवाज़ आपको अच्छी लग रही है? दोनों फ़ोन की वीडियोस के मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको दिखा दी है, आप फैसला कर सकते हैं खुद के लिए। फ़ोटोज़ के मामले में देखो, फ़ोटोज़ के लिए हर फ़ोन आज के टाइम पे अच्छा है। ओप्पो, वीवो, रेडमी, हर किसी से आप अच्छी फ़ोटोज़ ले सकते हो। इनफैक्ट वीवो के तो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ोन्स आ गए हैं वीडियो फ़ोटोज़ के लिए। तो फ़ोटोज़ में मैं कंपैरिजन करने का उसका कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे 200 मेगापिक्सल हो, चाहे 48 हो, सब में अच्छी फ़ोटोज़ आपको देखने को मिल जाएगी। वीडियोज़ भी मिल जाती है, बट अपना काम वीडियोज़ का तो मैंने कंपैरिजन दिखाया। कुछ मामले में मुझे लगता है कि आईफोन से बेटर है सैमसंग, क्योंकि जैसे कि जूम की ऑडियो या फिर टेलीफोटो का डिस्टेंस जो है हमारा वो थोड़ा बेटर मिलता है। वहीं पर जो इसने एक्शन मोड के अंदर अपना काम दिखाया है, मैं मतलब सच्ची में मैं तो इस चीज़ का फ़ैन हो गया हूँ। ऐसा मैंने आज तक किसी भी फ़ोन में नहीं देखा था। अगर आपको इन दोनों में से कोई एक फ़ोन लेना हो तो सैमसंग S24 अल्ट्रा आपको मिल जाएगा इस टाइम पे 75,000 के आसपास। वहीं पे अगर आपको आईफोन 17 प्रो लेना है तो ये 1,35,000 का फ़ोन है, जो थोड़ा सा महंगा तो है, ऑलमोस्ट डबल ही पड़ जाता है एक तरह से। लेकिन हाँ, अगर आपको जूम का ज़्यादा काम है, कुछ टेलीफोटो वीडियोज़ आप बनाते हो, प्रैंक्स बनाते हो या फिर थोड़ा दूर से वीडियोज़ बनाते हो, तो हैंड्स डाउन ये ले लो आँख बंद करके। अगर दोनों के जूम की बात करें तो वीडियोस के लिए इसका जूम ज़्यादा बेटर मुझे लगा। अगर आप इन दोनों में से किसी भी फ़ोन का, स्पेशली अगर आप आईफोन 17 प्रो का कंपैरिजन देखना चाहते हो DJI Pocket 3 से, जो मुझे लगता है कि हैंड्स डाउन इसको बहुत तगड़ी टक्कर देगा स्टेबिलिटी, क्योंकि एक गिम्बल है उसके ऊपर और मच बेटर बिगर सेंसर भी है और 4K 120 FPS में वो वीडियोज़ भी बना सकता है। अगर कंपैरिजन उसका देखना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना।